नमस्कार दोस्तों, पीसीएसएम के अपने यूट्यूब परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग एनसीईआरटी के 7th क्लास के साइंस का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग अध्याय 8 का अध्ययन करेंगे। आज का टॉपिक होगा हमारा पवन, तूफान और चक्रवात। पवन के बारे में अध्ययन करेंगे तथा तूफानों के बारे में और चक्रवात के बारे में, कौन कौन से चक्रवात होते हैं, कब चक्रवात आते हैं, कैसे होते हैं, कैसे चक्रवात की उत्पत्ति होती है, इन सभी के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे तथा परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उनको समझने का प्रयास भी करेंगे। इससे पहले कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी क्लास हो तो क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए आज की कक्षा को हम लोग प्रारंभ करते हैं। क्या कह रहा है कि ओडिशा के तट को 18 अक्टूबर 1999 को, कब कह रहा है, 18 अक्टूबर 1999 को, कहाँ पे, ओडिशा के तट पे जो 18 अक्टूबर 1999 को एक चक्रवात ने पार किया था। ठीक है, एक चक्रवात आया था 18 अक्टूबर 1999 को, कहाँ आया था, उड़ीसा पे आया था। ठीक है, चित्र संख्या 8.1 में हम लोग उसको देखेंगे। इस चक्रवात का पवन वेग जो था, उसकी गति जो थी 200 किलोमीटर प्रति घंटे थी। उस चक्रवात का वेग जो था कितना था, 200 किलोमीटर प्रति घंटे थी। ठीक है, जब ट्रेन चलती है तो 110 120 की चलती है तो कितना स्पीड होती है। अब समझ सकते हैं कि जब 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी तो चक्रवात कितना विनाशकारी होगा अपने आप में। चक्रवात ने 45,000, ठीक है, क्या कह रहा है, 45,000 भवनों को तहस नहस कर दिया था। ठीक है, इतना विनाशकारी चक्रवात था कि 45,000 भवन को तहस नहस कर दिया था, जिससे क्या हुआ था, जिससे 7 लाख लोग जो थे बेघर हो गए थे। 45,000 भवन को तहस नहस कर दिया, जिसका भवन टूट जाएगा, घर ही नहीं रहेगा तो वो कहाँ पे रहेगा। तो 7 लाख लोग जो क्या हो गए थे, बेघर हो गए थे, इधर उधर चले गए थे। उसी वर्ष 29 अक्टूबर को 260 किलोमीटर पर आवर के पवन वेग से पुनः एक अन्य चक्रवात जो था उड़ीसा में आया था। अभी ये एक चक्रवात से लोग मतलब उभरे ही नहीं थे, बाहर निकले ही नहीं थे, तब तक क्या हुआ था, फिर 29 अक्टूबर को 260 किलोमीटर पहले से और विनाशकारी चक्रवात आ गया था। ठीक है, जिसकी स्पीड कितनी थी, 260 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ गया था। ठीक है, इसके साथ ही 9 मीटर ऊंची समुद्री लहरें भी तट से क्या हो गई थी, टकरा गई थी। ठीक है, हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दिया था, करोड़ों रुपए की संपत्ति नष्ट हो गई थी। चक्रवात ने कृषि, परिवहन, संचार और विद्युत संभरण सप्लाई को भी क्या किया था, प्रभावित किया था। ये आपका ओडिशा के तट पे जो चक्रवात आया हुआ था, ओडिशा के समुद्र तट की ओर प्रवृत्त किसी चक्रवात का उपग्रह सैटेलाइट के द्वारा लिया गया चित्र है, उपग्रह के द्वारा, सैटेलाइट के द्वारा लिया गया है। ठीक है, भारत मौसम विज्ञान विभाग जो नई दिल्ली के द्वारा, ये देखिए आपका चक्रवात का यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, लेकिन चक्रवात होते क्या है, अब आइए देखते हैं। आपके मन में सवाल उत्पन्न होता होगा कि चक्रवात होता क्या है, चक्रवात कैसे उत्पन्न होता है, ये कैसे बनते हैं और ये इतने विनाशकारी क्यों होते हैं, ये तो आपके मन में सवाल आता ही होगा। इस अध्याय में हम ऐसे कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने का भी क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। हम वायु द्वारा होने वाले कुछ क्रियाकलापों से आरंभ करते हैं। ये क्रियाकलाप हमें चक्रवात से संबंधित कुछ मूलभूत विशेषताओं को स्पष्ट करने में सहायक होंगे। इससे पहले कि हम क्रियाकलाप आरंभ करें, याद रखिए कि गतिशील वायु पवन कहलाती है। पवन किसे कहते हैं, जब गतिशील वायु होती है, जब पवन चलती रहती है, उसी को तो पवन बोलते हैं। जब देखते हैं कि हवा नहीं चल रही है तो उसको बोलते हैं कि हवा ही नहीं चल रही है। जब गतिशील वायु जब चलती रहती है तो उसी को पवन बोलते हैं कि आज पवन चल रही है। अब आइए आगे देखते हैं कि वायु दाब डालती है। ठीक है, वायु दाब जो है डालती है, इसके बारे में देखते हैं। क्रियाकलाप 8.1 को देखते हैं। क्या कह रहा है कि जब कभी भी किसी क्रियाकलाप में कुछ गर्म करना होता है तो बेहद सावधानी पूर्वक से काम करना चाहिए। अच्छा होगा कि यदि ऐसे क्रियाकलाप आप अपने परिवार के बड़े सदस्यों की उपस्थिति में करें अथवा इन्हें अपने शिक्षक की उपस्थिति में करें तो आपको नुकसान भी नहीं होगा। ठीक है, इस क्रियाकलाप में आपको पानी उबालने की आवश्यकता पड़ेगी। ढक्कन वाला टीन का एक डिब्बा भी लीजिए, इसे पानी से लगभग आधा क्या कीजिए, भर लीजिए। अब फिर क्या कीजिए, डिब्बे को मोमबत्ती की लौ पर तब तक गर्म कीजिए जब तक कि पानी उबलने ना लगे। चित्र संख्या 8.2 में देखेंगे। पानी को कुछ मिनट तक उबलने दीजिए और मोमबत्ती को क्या कीजिए, बुझा दीजिए। तत्काल ही डिब्बे का ढक्कन कस करके बंद कर दीजिए। गर्म डिब्बे को बंद करने में सावधानी भी बरतना होगा, चूंकि वो तो गर्म होगा। अब डिब्बे को सावधानी से धातु के गहरे पात्र अथवा वाश बेसिन में रख दीजिए। डिब्बे का ठंडा पानी उस पर डालिए। ठीक है, उसको ठंडा कर दीजिए। क्या डिब्बे के आकार में कोई परिवर्तन आता है,
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गर्म जल से भरा डिब्बा जिसे ठंडा किया जा रहा है। यहाँ पे पहले गर्म किया जा रहा है मोमबत्ती नीचे लगा करके, फिर उसको ठंडे पानी से उसको ठंडा किया जा रहा है। क्या कह रहा है, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि डिब्बे का आकार विरूपित क्यों हो जाता है? यदि आपको टीन का डिब्बा ना मिल पाए तो आप प्लास्टिक की बोतल भी ले सकते हैं। इसे गर्म जल से भरिए बोतल और बोतल को खाली करके इसे तत्काल कस करके बंद कर दीजिए। अब बोतल को नल के बहते पानी के नीचे रख दीजिए। अब आपने कुछ अनुभवों को याद करने का प्रयास भी कीजिए। जब आप पतंग उड़ाते हैं तो क्या आपने पीछे से आती पवन सहायता होती है? जब पवन आती है तभी तो पतंग उड़ती है। यदि आप किसी नाव में है तो क्या इसे चलाना आसान होगा? यदि पवन उस दिशा की विपरीत दिशा से आ रही हो जिसमें आप नौका को ले जाना चाहते हैं, तो अगर विपरीत दिशा में आएगा तो आपको नाव चलाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, क्या आपको पवन की दिशा के प्रतिकूल साइकिल चलाने में कठिनाई का अनुभव होता है? प्रतिकूल का मतलब विपरीत। अगर पवन आ रहा है पूरब से, आप पश्चिम से जा रहे हैं तो आपको काफ़ी कठिनाई होता है। आप जानते हैं कि हमें साइकिल के टायर को कसा हुआ रखने के लिए उसमें ट्यूब में हवा भरनी पड़ती है। आप यह भी जानते हैं कि यदि साइकिल की ट्यूब में बहुत अधिक हवा भर दी जाए तो वह फट भी सकती है। बिल्कुल सही बात है। ट्यूब के भीतर हवा क्या करती है? अब आपके मन में ख्याल आता होगा। अपने मित्रों के साथ मिल करके इस पर चर्चा कीजिए कि साइकिल की ट्यूब में हवा कैसे उसके आकार को बनाए रखती है। ये सब तो हम लोगों ने देखा ही होगा। ये सभी अनुभव हमें यह आभास देते हैं कि वायु दाब डालती है। वायु क्या करती है? वायु जो है दबाव डालती है। इस दाब के कारण ही पवन द्वारा वृक्षों की पत्तियां, बैनर अथवा झंडे लहराते हैं। आप कुछ अन्य अनुभव भी बता सकते हैं जो यह प्रदर्शित करते हैं कि वायु दबाव डालती है। आइए अब हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि डिब्बा अथवा बोतल की विरूपित क्यों हो गया था। जब डिब्बे पर पानी डाला जाता है तो डिब्बे के अंदर की कुछ भाप जल में संघनित हो जाती है, जिससे भीतर की वायु की मात्रा कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि डिब्बे के भीतर की वायु का दाब डिब्बे के बाहर की वायु दाब से कम हो जाता है। दाब के इस अंतर के कारण डिब्बा क्या हो जाता है? पिचक जाता है, चपक जाता है अपने आप में। ठीक है, यह क्रियाकलाप पुनः पुष्टि करता है कि वायु दबाव डालती है। वायु क्या करती है? दबाव डालती है। अब आइए आगे देखते हैं कि पवन का वेग बढ़ने पर वायु दबाव घट जाता है। पवन का जब वेग बढ़ेगा तो वायु का दाब क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। अभी कागज के एक टुकड़े को मोड़ करके किसी खाली बोतल के मुख से कम आमाप की गेंद जैसा आकार बनाइए और खाली बोतल को पकड़ करके उसके मुख के पास कागज की गेंद को क्या कीजिए? रख दीजिए। अब फूंक मार करके गेंद को बोतल के भीतर डालने का प्रयास कीजिए। चित्र संख्या 8.3 में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोतल में फूंक मार रहा है। ठीक है, इस क्रियाकलाप को विभिन्न आमापों की बोतलों के साथ करने का भी क्या कीजिए? प्रयास कीजिए। अपने मित्रों से भी फूंक मारकर गेंद को बोतल के भीतर डालने का प्रयास कीजिए। ये तो हम लोग करते ही थे बचपन में। पहेली और बूझो चाहते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न पर विचार किया जाए। कौन सा प्रश्न है कि कागज की गेंद को फूंक मारकर बोतल में डालना कठिन क्यों होता है? कागज की गेंद को फूंक मारकर बोतल में डालना कठिन क्यों होता है? अब आप सोचिए। अब आइए क्रियाकलाप 8.3 को देखते हैं कि गुब्बारों को फुलाना। गुब्बारों को जब फुलाते हैं उसमें हवा भरते हैं हम लोग। दो गुब्बारों के बीच में फूंक मारना। ठीक है, लगभग समान आमाप के दो गुब्बारे लीजिए और दोनों में थोड़ा पानी भर दीजिए। दोनों गुब्बारों को फुला करके प्रत्येक को आधे धागे से बांध दीजिए। ठीक है, धागे से बांध दीजिए। गुब्बारों को साइकिल के स्पोक अथवा किसी छड़ से 8-10 सेंटीमीटर की दूरी पर लटका दीजिए, जैसा कि चित्र संख्या 8.4 में हम लोग देखे हैं। दोनों गुब्बारों के बीच के स्थान में फूंक मारिए। आपके विचार में क्या होना चाहिए? क्या आप देखते हैं कि गुब्बारों के बीच में फूंक मारने के लिए विभिन्न तरीके अपनाइए और देखिए कि क्या होता है। क्या आप फूंक मार करके कागज की पट्टी को उठा सकते हैं? क्या आप फूंक मार करके कागज की पट्टी को उठा सकते हैं? देखिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये बचपनों वाली हरकत है। लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी और 3 सेंटीमीटर चौड़ी कागज की पट्टी को अपने अंगूठे और तर्जनी के बीच इस प्रकार पकड़िए कि पट्टी का अधिकांश भाग नीचे की ओर लटका रहे, जैसा कि चित्र संख्या 8.5 में दिखाया गया है। अब कागज की पट्टी के ऊपर से फूंक मारिए और पहेली का विचार है कि पट्टी ऊपर उठ जाएगी, जबकि बूझो सोचता है कि पट्टी नीचे झुक जाएगी। आपके प्रेक्षण किसे सही सिद्ध करता है? क्या पट्टी नीचे उठती है या फिर पट्टी ऊपर उठती है? आइए अब हम क्रियाकलाप 8.2, 8.3 और 8.4 के प्रेक्षणों को समझने का प्रयास करते हैं। क्या आपके प्रेक्षण आपकी आशा के अनुरूप है, अर्थात वे वैसी ही है जैसा कि आपने सोचा था? क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ है कि पवन का वेग बढ़ने पर वायु दबाव कम हो जाता है? क्या आप ऐसा सोच रहे हैं? जब हम बोतल के मुंह पर फूंक मारते हैं
तो मुख के पास की वायु का वेग अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है। इससे वहाँ वायु दबाव क्या हो जाता है, घट जाता है। बोतल के भीतर वायु दाब उसके मुख के निकट के दाब से अधिक हो जाता है। इसी कारण बोतल के भीतर की वायु गेंद को बाहर की ओर धकेल देती है। क्रियाकलाप 8.3 में आपने देखा कि जब आप गुब्बारों के बीच में फूंक मारते हैं तो वे एक दूसरे की ओर आने का क्या करता है, प्रयास करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? यह तभी संभव होगा जब गुब्बारों के बीच के स्थान की वायु का दाब किसी तरह कम हो जाए। तब गुब्बारों के दूसरी ओर यानी कि बाहर का दाब उन्हें एक दूसरी ओर धकेलेगा। चित्र संख्या 8 क्रियाकलाप जो 8.4 में हम लोग देखा था कि जब आप कागज़ की पट्टी के ऊपर से फूंक मारते हैं तो यह ऊपर की ओर उठ जाती है। और पुनः ऐसा तभी संभव होगा जब कागज़ में फूंक मारने पर पट्टी के ऊपर दाब कम हो जाएगा, तब ऊपर उठेगा। हम देखते हैं कि पवन का वेग बढ़ने से वायु दबाव वास्तव में कम हो जाता है। जब पवन का वेग बढ़ेगा तो वायु दबाव कम होगा। जब पवन का वेग बढ़ेगा तो वायु दाब कम हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या होगा जब तीव्र वेग की पवन भवनों अथवा झोपड़ियों की छत के ऊपर प्रवाहित होगा? जब आंधी तूफान आती है तो देखते हैं कि हम लोग भवन या फिर झोपड़ी जो होता है वो ऊपरी वाली छत जो क्या हो जाता है, एक जगह से उड़ा करके दूसरी जगह ले जाता है। यदि छत कमज़ोर होगी तो वह ऊपर उठ जाएगी और पवन उसे अपने साथ उड़ा ले जाएगी। ठीक है, आपको प्रश्न में हम एक प्रश्न पूछ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। ये जो आंधी तूफान के वजह से जो घर की झोपड़ियों की जो ऊपर की छत उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, ये किस प्रक्रिया के कारण होती है, ये किस सिद्धांत के कारण होती है? ठीक है, आपको ऑप्शन भी दे देते हैं। ठीक है, अनुनाद के कारण या फिर बर्नौली प्रमेय के कारण। अनुनाद के कारण या फिर बर्नौली प्रमेय के कारण ये जो होता है, बर्नौली सिद्धांत के कारण ये भवनों की छत ऊपर उड़ जाती है। ये आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। अब क्या कर रहे हैं, यदि आपने कभी ऐसा देखा होगा तो उसे अपने मित्रों को भी बताइए कि जब आंधी तूफान आता है तो क्या हो जाता है, छत जो है एक जगह से दूसरी जगह उड़ जाता है। ठीक है, अब हम यह समझने का प्रयास करें कि पवन कैसे बनती है, पवन आखिर बनती कैसे, यह वर्षा कैसे लाती है और कभी कभी यह विनाशकारी कैसे हो जाती है। ठीक है, जो चक्रवात का कारण बनता है। आप यह जानते हैं कि गतिशील वायु पवन कहलाती है। गतिशील वायु क्या कहलाती है, पवन कहलाती है। पवन सदैव अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। पवन जो होती है सदैव यानी कि ऑलवेज अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर क्या करती है, गति करती है। ठीक है, वायु दबावों के बीच जितना अधिक अंतर होगा, वायु दाबों के बीच जितना अधिक अंतर होगा, पवन का वेग उतना ही अधिक होगा। ठीक है, लेकिन प्रकृति में विभिन्न क्षेत्रों के वायु दाब में विभिन्नता होती है। कैसे उत्पन्न होती है? क्या ताप में विभिन्नता के कारण ऐसा होता है? क्या आप बता सकते हैं कि जो वायु दाब में जो भिन्नता होती है, क्या वो हमारे तापमान में विभिन्नता के कारण ऐसा होता है? निम्नलिखित क्रियाकलाप इसे समझने में आपकी क्या करेंगे, सहायता करेंगे। आगे क्या है कि गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है। गर्म जब किए जाएगा तो वायु का क्या हो जाएगा, प्रसार होगा, मतलब फैलने लगेगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि एक क्वथन नली लीजिए। जब नली के मुख पर एक गुब्बारे को कस करके लगाइए। आप इसे कसने के लिए टेप का उपयोग भी कर सकते हैं। किसी बीकर में लगभग 2/3 ऊंचाई तक गर्म जल डालिए। गुब्बारा लगी क्वथन नली को गर्म जल में इस प्रकार रखिए कि गुब्बारा जल से बाहर रहे। चित्र संख्या 8.6 को देखेंगे कि 2-3 मिनट तक यह देखिए कि क्या गुब्बारे के आकार में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है। क्वथन नली को जल से बाहर निकाल दीजिए। इसके कमरे के ताप तक ठंडा होने दीजिए। अब यह अन्य बीकर में थोड़ा बर्फ़ का ठंडा जल लीजिए और क्वथन नली को पहले की भांति 2-3 मिनट के लिए इसे ठंडे जल में रख दीजिए, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया। क्वथन नली के मुख पर बांधा हुआ गुब्बारा है यहाँ पे। उसके बाद में गर्म जल में डूबी हुई क्वथन नली यहाँ पे है, दूसरा चित्र, और बर्फ़ के ठंडे जल में डूबी हुई क्वथन नली यहाँ पे तीसरा चित्र दिखाया गया है। ठीक है, गर्म और ठंडे जल में गुब्बारे का आकार दिखाया जा रहा है। ठीक है, कस दीजिए और गुब्बारे के आकार में होने वाले परिवर्तन को नोट कीजिए। ठीक है, अपने प्रेक्षणों के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। क्वथन नली को गर्म जल में रखने पर गुब्बारा क्यों फूल जाता है? क्वथन नली को जब गर्म जल में रखने पर गुब्बारा फूल जाता है, वहीं गुब्बारा क्वथन नली को ठंडे जल में रखने पर चिपक जाता है। क्या हम पहले प्रेक्षण से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वायु गर्म किए जाने पर फैलती है? वायु गर्म किए जाने पर क्या होता है, फैलती है, अर्थात उसमें प्रसार होता है। क्या आप अब यह बता सकते हैं कि ठंडी किए जाने पर क्वथन नली के भीतर की वायु का दबाव क्या होता है, कम हो जाता है? संभवतः आपको क्रियाकलाप 8.6 बहुत रोचक लगेगा। इससे
आपको गर्म वायु के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने में क्या होगी, सहायता करेगी। तो चलिए देख लेते हैं क्रियाकलाप 8.6 को। समान अमाप यानी कि एक ही अमाप, एक ही साइज की कागज की दो खाली थैलियों अथवा कागज के दो खाली कप लीजिए। दोनों थैलों को धातु अथवा लकड़ी की किसी छड़ के दोनों दो किनारों से लटका दीजिए। ध्यान रहे कि कागज की थैलियों अथवा कपों का मुख नीचे की ओर है। अब सावधानी क्या है कि जलती हुई मोमबत्ती को सावधानी से पकड़े तथा यह ध्यान रहे कि उसकी लौ कागज की थैलियों से पर्याप्त दूरी पर रहे, नहीं तो जल सकता है। छड़ के मध्य एक धागा बांध करके उसे धागे से इस प्रकार कपड़े जैसा कि धातु तराजू में पकड़े, जैसा कि किसी तराजू में करते हैं। चित्र संख्या 8.7 को देखेंगे। अब किसी एक थैली के नीचे चित्र में दिखाए अनुसार जलती मोमबत्ती को नीचे रख दीजिए। उसके बाद थैलियों का संतुलन क्यों बिगड़ जाता है, इसको देखिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों तरफ थैलियों को लटकाया गया है। यहाँ पे मोमबत्ती जलाया हुआ, ऊपर उठती हुई गर्म वायु। ठीक, क्या यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि गर्म होने पर वायु ऊपर की ओर उठती है। जैसे ही मोमबत्ती की लौ से गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है, गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है, वह थैली को ऊपर ले जाती है। क्या संतुलन का बिगाड़ना यह सुझाता है कि गर्म वायु ठंडी वायु से हल्की होती है। गर्म वायु जो होती है ठंडी वायु से क्या होती है, हल्की होती है। गर्म वायु जो होती है ठंडी वायु से हल्की होती है, इसीलिए ऊपर उठती है। क्या आप अब यह समझ सकते हैं कि धुआं ऊपर क्यों उठता है। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि धुआं ऊपर क्यों उठता है। जब गर्म होता है तो हल्का होता है, इसलिए ऊपर उठता है। अब याद रखना भी महत्वपूर्ण है, याद रखना महत्वपूर्ण है कि गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है। ठीक है, और वह अधिक स्थान घेरती है। जब कोई दी गई वस्तु पहले से अधिक स्थान घेरती है तो वह हल्की प्रतीत होती है। इसलिए गर्म वायु क्या कह रहा है, इसलिए कि गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है। यही कारण है कि धुआं ऊपर उठता है। अब आपको तो समझ में आ गया होगा। प्रकृति में अनेक ऐसी स्थितियां होती है जहां किसी स्थान या क्षेत्र से वायु गर्म होने के कारण ऊपर उठती है। ऐसी स्थिति में उस स्थान का वायु दब कम हो जाता है। फलस्वरूप उस स्थान के आसपास के क्षेत्र से ठंडी वायु प्रवाहित होकर के उस स्थान को घेर लेती है। इससे वायु में संवहन धाराएं स्थापित हो जाती है, जैसा कि आपने अध्याय 4 में भी पढ़ा था। अगर पिछली वाली कक्षाएं आप लोग नहीं देखें तो जरूर देख लीजिए। अब आइए आगे क्रियाकलाप 8.4 को देखते हैं कि पवन धाराएं पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती है। पवन की जो धारा होती है वो पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती है। यहाँ हम ऐसी स्थितियों का विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं जिसके कारण पृथ्वी के वायुमंडल में पवन धाराएं उत्पन्न होती है। और ये स्थितियाँ कौन कौन सी है, तो पहला स्थिति क्या है कि भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय क्षेत्रों का असमान रूप से गर्म होना। जो भूमध्य रेखीय है और ध्रुवीय क्षेत्र जो है वो असमान रूप से गर्म होना, एक समान गर्म नहीं होता है, असमान रूप से गर्म होने के कारण। आपने संभवतः भूगोल में पढ़ा होगा कि भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों को सूरज की अधिकतम ऊष्मा मिलती है। भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों को भूमध्य रेखा या उसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, उसके आसपास के क्षेत्रों को सूरज की अधिकतम ऊष्मा मिलती है। इससे इन क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह के निकट की वायु गर्म हो जाती है। गर्म वायु ऊपर उठती है और ठंडी वायु भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित 0 से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी के क्षेत्रों से भूमध्य रेखा की ओर गतिशील हो जाती है। क्या कह रहा है कि ठंडी वायु जो होता है भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित 0 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी के क्षेत्रों से भूमध्य रेखा की ओर गतिशील हो जाती है। इस प्रकार उत्पन्न पवन धाराएं जो होता है, यहाँ पे पृथ्वी पर असमान ताप के कारण वायु प्रवाह का पैटर्न। यहाँ पे देखिए विषुवत रेखा है। यहाँ पे पिछली वाली कक्षाएं हम लोगों ने पढ़ा था ज्योग्राफी में, वहाँ पे हम लोग ग्लोब के बारे में भी पढ़ा था। यहाँ पे ये विषुवत रेखा है। ये क्या है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा है। ठीक है, यहाँ पे 0 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के बीच में जो पवन यहाँ पे जो होती है, देखिए यहाँ पे तापमान बढ़ रहा है। ठीक है, उत्तर और क्या कह रहा है कि उत्तर और दक्षिण से भूमध्य रेखा की ओर बहती है। ठीक है, ध्रुवों पर वायु पृथ्वी के लगभग 60 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्रों की वायु से अधिक ठंडी होती है। क्या कह रहा है, ध्रुवों पर जो होता है, ध्रुव पर वायु जो होता है पृथ्वी के लगभग 60 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्रों की वायु से अधिक ठंडी होती है। इन क्षेत्रों में गर्म वायु ऊपर उठती है, जिसका स्थान लेने के लिए ध्रुवों से ठंडी वायु
उस ओर प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार वायु का प्रवाह ध्रुवों से अपेक्षाकृत अधिक गर्म क्षेत्रों की ओर होता रहता है, जैसा कि चित्र संख्या 8.8 में दिखाया गया था। इसी प्रकार हम समझ सकते हैं कि 30 डिग्री तथा 60 डिग्री अक्षांश के क्षेत्रों के आसपास असमान रूप से गर्म होने के कारण पवन का प्रवाह 30 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश की ओर होता है। पवन के प्रवाह की दिशा उत्तर दक्षिण दिशा में क्या कह रहा है? पवन के प्रवाह की दिशा उत्तर दक्षिण दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर अथवा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। दिशा में यह परिवर्तन पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। दिशा में यह परिवर्तन क्या होता है? पवन के परिवर्तन की दिशा पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। आगे है कि थल और जल का असमान रूप से गर्म होना। थल यानी हमारी जमीन या फिर जल को जो है असमान रूप से गर्म होना। अध्याय 4 में आपने समुद्री समीर और थल समीर के विषय में पढ़ा था। ग्रीष्म काल यानी गर्मियों में थलीय क्षेत्र अधिक तेजी से गर्म होता है। जब गर्मी का मौसम होता है तो थलीय क्षेत्र जो होता है क्या होता है? अधिक तेजी से गर्म होता है और अधिकांश समय थल का ताप समुद्री जल की अपेक्षा अधिक रहता है। थल के ऊपर की वायु गर्म होकर के ऊपर उठ जाती है। इससे पवन समुद्र से थल की ओर बहती है। ठीक है, इससे पवन क्या होता है? समुद्र से थल की ओर यानी कि स्थल की ओर बहती है। यह मानसूनी पवन होती है। यह क्या होती है? यह मानसूनी पवन होती है। चित्र संख्या 8.9 में देखेंगे। अब यहाँ पे क्या दिया है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द, कौन सा शब्द? अरबी शब्द मौसम से हुआ है, जिसका अर्थ होता है ऋतु। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द से हुआ है, जिसका जो मौसम से, अरबी शब्द के मौसम से हुआ है, जिसका अर्थ होता है क्या होता है? ऋतु होता है। मानसून का अर्थ क्या होता है? ऋतु होता है। यहाँ पे देखिए क्या दिखाया है। थल विशेष रूप से राजस्थान के मरुस्थलों के आसपास असमान तापन से ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिम दिशा से मानसून निर्मित होता है और ये मानसूनी पवन अपने साथ हिंद महासागर से काफ़ी जलवाष्प लेकर के आती है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है। आभार भारत मौसम विज्ञान विभाग की ओर से ये दिया हुआ है। यहाँ पे चित्र संख्या 8.10 दिया हुआ है कि शीतकाल में थल और जल के असमान ताप के कारण पवन जो है उत्तर पश्चिम की अपेक्षा ठंडे स्थानों से आती है। ठीक है, शीतकाल में जो है थल और जल के असमान ताप के कारण पवन जो होता है उत्तर पश्चिम के अपेक्षाकृत ठंडे स्थानों से आती है और ये शीत पवन अपने साथ जलवाष्प लाती है, इसलिए शीतकाल में वर्षा भी कम होती है। ठीक है, शीतकाल यानी सर्दियों में पवन के प्रवाह की दिशा विपरीत हो जाती है, अर्थात यह थल से समुद्र की ओर जाती है। ठीक है, शीतकाल में यानी सर्दियों में पवन जो होता है, पवन के प्रवाह की दिशा विपरीत हो जाती है, अतः यह थल से समुद्र की ओर, जब शीतकाल होता है, जब ठंडी का दिन होता है तो पवन कहाँ से कहाँ बहता है? तो हमारे थल से समुद्र की ओर बहने लगता है। थल से समुद्र की ओर बहने लगता है। समुद्रों से आने वाली पवन अपने साथ जलवाष्प लाती है, जिससे वर्षा होती है और यह परिक्रम जल चक्र का एक चरण भी होता है। ठीक है, यह परिक्रम क्या होता है? जल चक्र का एक चरण भी होता है। यहाँ पे दिया हुआ शीतकाल में जो होता है, शीतकाल में देखिए, शीतकाल में दिया हुआ है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं कि गर्म मानसून हवाएं, क्या कह रहा है कि गर्म मानसून हवाएं अपने साथ जलवाष्प लाती है, जिससे वर्षा होती है। बादल वर्षा लाते हैं। बादल क्या होता है? वर्षा लाते हैं और हमें आनंद का अनुभव कराते हैं। ठीक है, हमारे देश में किसान अपनी फसल के लिए प्रमुख रूप से वर्षा पर निर्भर रहते हैं। बादलों और वर्षा से संबंधित अनेक लोकगीत प्रचलित है। यदि आपको ऐसा कोई गीत या कविता याद हो तो अपने मित्रों के साथ उसे गाकर इसका आनंद भी उठा सकते हैं। ठीक है, आपकी सहायता के लिए एक कविता बॉक्स में दी जा रही है। कविता बॉक्स दी रही है। कविता बॉक्स को छोड़िए इसको। तथापि क्या कह रहा है? तथापि वर्षा सदैव सुखदायी नहीं होती। हमेशा, अब ये कह सकते हैं कि हमेशा वर्षा होती है तो हमेशा सुखदायी होता है, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी वर्षा अनेक समस्याओं को जन्म दे देती है। क्या आप ऐसी कुछ समस्याओं को नाम बता सकते हैं कि कौन सी समस्याएं होती है जिससे विनाशकारी होता है वर्षा के कारण? आप अपने शिक्षक या शिक्षिका और माता पिता से वर्षा से संबंधित समस्याओं के कारण और निवारण पर चर्चा कर सकते हैं। कुछ प्राकृतिक घटनाएं ऐसी परिस्थितियों को जन्म देती है जिनसे कभी कभी आपदाएं भी आती है। इनसे मनुष्यों, जंतुओं और पादपों के जीवन के लिए एक संकट उत्पन्न हो जाता है। आइए हम ऐसी दो घटनाओं जैसे तड़ित झंझा और चक्रवात का अध्ययन करेंगे। तड़ित झंझा क्या होता है और चक्रवात क्या होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तड़ित झंझा और चक्रवात के बारे में देख लेते हैं।
तड़ित झंझा भारत जैसे गर्म आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अक्सर विकसित होते रहते हैं। तड़ित झंझा जो होता है भारत जैसे गर्म आर्द्र और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अक्सर क्या होते हैं, विकसित होते रहते हैं। ताप में वृद्धि होने के कारण ऊपर की ओर उठती हुई पवन जो होता है प्रबल हो जाती है। ठीक है, ताप के कारण जो पवन जो ऊपर उठती है वो क्या हो जाती है, अति प्रबल हो जाती है। पवन वायु में पहले विद्यमान, क्या कह रहा है कि पवन जो होता है वायु में पहले से विद्यमान जल बूंदों को अपने साथ ऊपर की ओर ले जाती है। जहाँ ताप कम होने के कारण वे जम जाती है। जहाँ ताप कम हो जाएगा ऊपर लेते जाएगा, जहाँ पे ताप कम हो जाएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, जम जाएगा और पुनः नीचे की ओर गिरने लगेगी। गिरती हुई जल की बूंदें और तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई वायु की परस्पर क्रिया से बिजली होती है। ठीक है, गिरती हुई जल की बूंदें और तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई वायु की परस्पर क्रिया से बिजली यानी तड़ित होती है, कौंधती है, जिससे जिससे ध्वनि उत्पन्न भी होती है। और इसी घटना को हम तड़ित झंझावट कहते हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं, तड़ित झंझावट कहते हैं। अब तो तड़ित झंझावट आपको पता हो गया होगा। कहते हैं कि आप तड़ित झंझावत के बारे में उच्च कक्षाओं में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तड़ित झंझा कैसे चक्रवात बन जाता है। अब आप इसके चक्रवात के बारे में देखते हैं। आप जानते हैं कि जल जो होता है जल को द्रव से वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। क्या वाष्प के द्रव में संघनित होने पर वह ऊष्मा आपस में वापस मिल जाती है। इसके समर्थन में क्या आप कोई अनुभव बता सकते हैं। बादल के बनने से पहले जल वायुमंडल से ऊष्मा लेकर के वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। बादल जब बनता है उससे पहले क्या हो जाता है, जब जल जो होता है वायुमंडल से क्या लेता है, ऊष्मा लेता है। जल जो होता है वायुमंडल से क्या लेता है, ऊष्मा लेता है और वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जब जलवाष्प वर्षा की बूंदों के रूप में पुनः द्रव के रूप में परिवर्तित होती है तो यह ऊष्मा जो होता है वायुमंडल में निर्मुक्त हो जाती है और निर्मुक्त होने वाली ऊष्मा के आसपास की वायु गर्म हो जाती है और इस प्रकार गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है, जिससे वायु दाब कम हो जाता है। फलस्वरूप तड़ित झंझा के केंद्र की ओर उच्च वेग की अधिक वायु गति करने लगती है और इस चक्र की पुनरावृत्ति अनेक बार होती रहती है। घटनाओं की इस श्रृंखला का अंत बहुत ही निम्न दाब के एक ऐसे तंत्र के निर्माण के साथ होता है जिसके चारों ओर उच्च वेग की वायु की अनेक परतें कुंडली के रूप में घूमती रहती है। मौसम की इस स्थिति को क्या कहते हैं, मौसम की इस स्थिति को चक्रवात कहते हैं। वायु वेग और वायु दिशा चक्रवात के तापन और आर्द्रता में वृद्धि करने वाले कुछ कारक होते हैं। ठीक है, यहाँ पे चक्रवात की संरचना दिया हुआ है। क्या कह रहा है कि किसी चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है, इसे झंझा का नेत्र कहते हैं। ठीक है, कोई विशाल चक्रवात वायुमंडल में वायु का तेजी से घूर्णन करता पिंड होता है। ठीक है, जो पृथ्वी तल से 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। चक्रवात के नेत्र का व्यास 10 से 30 किलोमीटर तक होता है। चक्रवात के नेत्र का व्यास कितना होता है, 10 से 30 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, चित्र संख्या 8.11 में भी देखेंगे कि यह बादलों से मुक्त क्षेत्र होता है और इसमें पवन का वेग न्यून होता है। इस शांत और स्पष्ट नेत्र के इर्द गिर्द लगभग 150 किलोमीटर आमाप का बादल का क्षेत्र भी होता है। चित्र संख्या 8.12 इस क्षेत्र में उच्च वेगी की पवन जो होता है 150 से 250 किलोमीटर पर आवर होती है और सघन वर्षा वाले घने बादल भी होते हैं। इस क्षेत्र से परे पवन वेग क्रमशः कम होता जाता है और चक्रवातों की उत्पत्ति का प्रक्रम अत्यधिक जटिल होता है। चित्र संख्या 8.11 में इसे देख लेते हैं। एक प्रतिरूप द्वारा दर्शाने का प्रयास किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे चक्रवात के नेत्र का प्रतिबिंब दिखाया गया है। यहाँ पे ये देखिए चक्रवात का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, झंझा क्रमिक रूप से बढ़ता हुआ यहाँ पे दिखाया हुआ है प्रभंजन। यहाँ पे देखिए चक्रवात कैसे अपने आप में धारा घूमते घूमते यहाँ पे चक्रवात हो रहा है। ठीक है, चक्रवात की गति करने की दिशा दिखाया हुआ है, धारा प्रवाह करने की दिशा यहाँ पे चक्रवात दिखा रहा है। ठीक, अब आइए देखते हैं कि चक्रवातों द्वारा होने वाला विनाश कैसे होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। चक्रवात काफ़ी विनाशकारी हो सकते हैं। तेज पवन समुद्र के जल को तटों की ओर धकेलती है। तेज पवन जो होता है समुद्री जल को तटों की ओर धकेलती है। भले ही चक्रवात तट से सैकड़ों किलोमीटर दूर हो, ये चक्रवात के आगमन के पूर्व संकेत देते हैं। पवन द्वारा उत्पन्न होने वाले जल की लहरें इतनी शक्तिशाली होती है कि उसके आघात से कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता है। व्यक्ति तो क्या, तो बड़े बड़े भवन भी नहीं बचते हैं। चक्रवात के नेत्र में निम्न दाब के कारण, चक्रवात के क्षेत्र में निम्न दाब के कारण, चक्रवात के क्षेत्र में निम्न दाब के कारण, निम्न दाब के कारण उसके केंद्र में जल सतह उच्च स्तर तक उठ जाता है। ठीक है, चक्रवात किसके कारण होता है, निम्न दबाव के कारण होता है।
ऊपर उठ जाता है और 3 से 12 मीटर की ऊंचाई तक उठ सकता है। ऐसा लगता है कि मानो जल की दीवार की तट की ओर बढ़ती आ रही है। इसके परिणाम स्वरूप समुद्र का पानी कम ऊंचाई पर स्थित तटीय क्षेत्रों में प्रवेश कर जाता है, जिससे जीवन और संपत्ति की गंभीर हानि होती है। यह पानी मृदा की उर्वरता को भी कम कर देता है। चक्रवात के तट को पार करते समय होने वाले लगातार वर्षा बाढ़ की स्थिति को और भयावह बना देती है। ठीक है, यहाँ पे चक्रवात के दिखाया हुआ है। चक्रवात के कारण समुद्र में जल की ऊपर उठती हुई लहर, यहाँ पे देखिए चक्रवात दिखाया हुआ है। ठीक, चक्रवात को विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। ठीक है, अमेरिकी महाद्वीप में इसे हरिकेन, ठीक है, चक्रवात ये भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षाओं के लिए। अमेरिका में चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है? हरिकेन के नाम से जाना जाता है। फिलीपींस और जापान में इसको टाइफून कहा जाता है। ठीक है, चक्रवात को अमेरिका में हरिकेन के नाम से जाना जाता है, फिलीपींस और जापान में इसको टाइफून के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको टाइफून के नाम से, ये आपको याद रखना है। भूमध्य रेखा के आसपास के वे क्षेत्र जहाँ चक्रवात निर्मित होते, चक्रवात सर्वव्यापी परिघटना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चक्रवात को दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे उत्तरी प्रशांत महासागर है, उत्तरी प्रशांत महासागर, यहाँ पे टाइफून है। ठीक, और यहाँ पे चक्रवात है दक्षिणी प्रशांत महासागर, यहाँ पे हरिकेन है। यहाँ पे उत्तरी अटलांटिक महासागर, यहाँ पे उत्तरी अटलांटिक महासागर दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे हिंद महासागर है, यहाँ पे चक्रवात आता है। ठीक है, हरिकेन यहाँ पे उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये अटलांटिक महासागर एस आकार की महासागर है। ठीक है, एस आकार की महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर है। ठीक है, टॉर्नेडो के बारे में देख लेते हैं क्या कह रहा है। टॉर्नेडो से सुरक्षा की एक विधि। किसी टॉर्नेडो का व्यास 1 मीटर जितना कम अथवा 1 किलोमीटर अथवा उससे भी अधिक हो सकता है। टॉर्नेडो की कीप जैसी संरचना उसके आधार के आसपास की धूल, पत्थर, कंकड़, कचरे और अन्य छोटी बड़ी वस्तुओं को अपने अंदर खींच लेती है। ठीक है, निम्न दबाव के कारण ऐसा होता है और फिर उन्हें अपने शीर्ष के निकट बाहर की ओर धकेल देती है, यानी फेंक देती है। और टॉर्नेडो के घातक प्रभाव से जीवित रह गए कुछ व्यक्तियों द्वारा किए गए विवरण आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है। डिस्कवरी चैनल की यंग डिस्कवरी सीरीज से दिया है। ठीक है, मैंने बादल और अपनी ओर आते देखा और घर के भीतर आश्रय लेने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचा, घर हवा में उड़ गया। मुझे कतई चोट नहीं लगी। तूफान के बाद हमें गेहूं के खेतों से कचरे को साफ करना था। हमें वहां टूटे हुए बोर्ड और वृक्षों की शाखाओं के साथ साथ मुर्गियों के चूजों, मुर्गियों और खरगोशों के मृत शरीर देखने को मिले, जिन्हें देखकर कैसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उनके शरीर से उनकी खाल उतार ली हो। टॉर्नेडो से बचाव के लिए आश्रय भूमि में गहराई पर अथवा किसी भवन के अंदरूनी भाग में ऐसे कक्ष होते हैं जिनमें खिड़कियां नहीं होती है। यदि ऐसे आश्रय उपलब्ध ना हो तो टॉर्नेडो से बचाव के लिए खिड़कियों को बंद करके किसी मेज, बेंच आदि के नीचे आश्रय लेना बेहतर रहता है। इन स्थानों में कचरा आसानी से नहीं पहुंचता है। बचाव के लिए आपको घुटनों के बल नीचे झुक करके अपनी बाहों को अपने सिर और गर्दन के चारों ओर लपेट लेना चाहिए, जैसा कि चित्र संख्या 8.5 में ये दी। यहाँ टॉर्नेडो से बच रहा है, बचने का उपाय बताया गया है। आगे क्या करें कि चक्रवात अपने साथ अति उच्च वेग के पवन लाते हैं जो घरों, दूरभाष और अन्य संचार प्रणालियों, वृक्षों आदि को क्षति पहुंचा सकते हैं, जिससे जीवन और संपत्ति की अत्यधिक हानि होती है। टॉर्नेडो क्या कह रहा है कि टॉर्नेडो हमारे देश में टॉर्नेडो अधिक नहीं आते हैं। हमारे देश में टॉर्नेडो अधिक नहीं आते हैं। टॉर्नेडो जो होता है गहरे रंग के प्रकार बादल होते हैं। इनकी कीप जैसी संरचना आकाश से पृथ्वी तल की ओर आती हुई प्रतीत होती है। चित्र संख्या 8.16 में देखेंगे हम लोग। अधिकांश टॉर्नेडो कमजोर या निर्बल होते हैं। अधिकांश टॉर्नेडो क्या होते हैं? कमजोर होते हैं या फिर निर्बल होते हैं, परंतु कोई विनाशकारी टॉर्नेडो लगभग 300 किलोमीटर पर आवर के वेग से गति कर सकते हैं। टॉर्नेडो चक्रवातों के भीतर भी बन सकते हैं। टॉर्नेडो क्या होते हैं? चक्रवातों के भीतर भी बन सकते हैं। भारत की संपूर्ण तटरेखा विशेष रूप से पूर्वी तट चक्रवातों के लिए संवेदनशील है। भारत की संपूर्ण तटरेखा यानी कि विशेष रूप से पूर्वी तट, यानी कि पूर्वी तट जो होता है, हमारा अगर दक्षिणी भारत का ये बनाएंगे तो ये हमारा पूर्वी तट होता है। ये चक्रवात यहाँ पे जो होता है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा का ये जो तट होता है, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे चक्रवात अधिकांश क्षेत्र में आता है, अधिकांश आता है। जबकि भारत का पश्चिमी तट चक्रवातों की प्रबलता और आवृत्ति दोनों ही संदर्भ में अपेक्षाकृत कम संवेदनशील है। आता तो है लेकिन कम है। किसी टॉर्नेडो का प्रतिबिंब नेशनल सिवियर स्टॉर्म लेबोरेटरी द्वारा NSSL द्वारा यहाँ पे लिया हुआ है। ये देखिए टॉर्नेडो का चित्र दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं क्या कह रहा है। हमने पढ़ा कि सभी झंझा या तूफान निम्न दाब के तंत्र होते हैं। झंझा के निर्माण में पवन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए पवन के वेग की माप करना महत्वपूर्ण है। वेग की माप करने वाले उपकरण को वायुमापी कहते हैं। ठीक है, पवन वेग मापने वाले उपकरण को वायुमापी कहते हैं। पवन के वेग को मापने के लिए एक वायुमापी यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है,
प्रभावी सुरक्षा को उपाय देख लेते हैं। चक्रवातों के दुष्प्रभावों को कम करने में निम्नलिखित व्यवस्थाएं सहायक हो सकती हैं, या सरकारी या सामाजिक स्तर पर व्यवस्था कौन कौन सा हो सकता है। तो चक्रवात पूर्वानुमान और चेतावनी का सेवा, सरकारी संस्थाओं, समुद्र तटों, मछुआरों, जलपोतों और आम जनता को अतिशीघ्र चेतावनी देने के लिए तीव्रगामी संचार व्यवस्था होना चाहिए। क्या होता है, चक्रवात संभावित क्षेत्रों में चक्रवात आश्रयों का निर्माण और लोगों को तेजी से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था भी उपलब्ध होना चाहिए। जनता द्वारा किए जाने वाले कार्य कौन कौन से हो सकते हैं। हमें मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दूरदर्शन, रेडियो और समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसारित की जाने वाली चेतावनियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जब भी कभी ऐसा न्यूज आए तो उसके प्रति हम लोगों को सचेत रहना चाहिए और उसके बचाव के प्रति एकदम तत्पर रहना चाहिए। अगला क्या कर सकते हैं कि हमें अनिवार्य घरेलू साज सामान, पालतू पशुओं और वाहन आदि को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए आवश्यक प्रबंध कर लेना चाहिए चक्रवात आने से पहले। जलमग्न सड़कों पर वाहन चलाने से बचना चाहिए, क्योंकि बाढ़ से सड़कें क्षतिग्रस्त हो सकती है और आपकी हानि हो सकती है। सभी आपातकालीन सेवाओं जैसे पुलिस, अग्निशमन दल और चिकित्सा केंद्रों के टेलीफोन नंबर की सूची अपने साथ क्या होना चाहिए, रखना चाहिए। यदि आप चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में रहते हो तो कुछ अन्य सावधानी भी अपनाना चाहिए। ऐसे जल का पीने के लिए उपयोग ना करें जो संदूषित हो सकता हो। आपात स्थिति के लिए पेय जल का संग्रहण भी करके आपको रखना होगा। गीले स्विच क्या कर रहा है कि गीले स्विच जब हमारे घर की लाइट होती है उसको खंभों से टूटकर गिर गए बिजली के तारों को भी नहीं छूना चाहिए। महज मनोरंजन के लिए बाढ़ अथवा चक्रवात प्रभावित क्षेत्र का भ्रमण करने के लिए बाहर भी ना निकले कि चलिए चक्रवात आया हुआ है, चलिए बाहर घूम के देख के आते हैं। बचाव दल पर अनावश्यक मांगों की आपूर्ति के लिए दबाव भी नहीं डालना चाहिए। अपने पड़ोसियों और मित्रों को यथासंभव सहयोग और सहायता प्रदान करना चाहिए। अब आइए उन्नत प्रौद्योगिकी सहायक सिद्ध कैसे हुआ है। आजकल हमें आपदाओं से अधिक सुरक्षा उपलब्ध है। पिछली शताब्दी के आरंभ में तटीय क्षेत्रों के निवासियों के पास किसी चक्रवात के आने से पूर्व सुरक्षा की तैयारी करने और अपने घर खाली करने के लिए 1 दिन से भी कम समय मिलता था। क्योंकि उसको पहले से जानकारी नहीं होती थी। आज परिस्थितियां बहुत बदल गई है। उपग्रहों और रडार की उपलब्धता से यह संभव हो गया है कि किसी भी संभावित झंझा के 48 घंटा पहले ही चक्रवात सतर्कता अथवा चक्रवात सूचना जारी कर दिया जाता है और चक्रवात चेतावनी भी कम से कम 24 घंटे पहले जारी कर दिए जाते हैं। जब चक्रवात तट के निकट होता है तो हर घंटे अथवा आधे घंटे पर इसकी प्रगति और दिशा के बारे में संदेश प्रसारित किए जाते हैं न्यूज़पेपर या टीवी के द्वारा। अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन चक्रवात से संबंधित आपदाओं को मॉनिटर करने में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, तो आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना हो गया, दुनिया बदल गया है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, कक्षा यहीं पे समाप्त करते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि कुछ ना कुछ आप लोगों को ज़रूर सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।